नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। नजर करते हैं हेडलाइन पर। सीमांचल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जन भावना सभा को पूरी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव पर केंद्रित रहे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवाजी पार्क में दशहरा की रैली की अनुमति मांगने वाली शिवसेना के गुटों की याचिकाओं पर सुनवाई की। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से दिलचस्पी दिखाई। विधानसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन में भी सदन में हंगामे से शुरुआत हुई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस वृद्धि का मुद्दा उठाया। राजस्थान वन कर्मचारी संघ अजमेर द्वारा वन विभाग में अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 24 विभागों के सफल 11,236 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। गुवाहाटी के खानापारा में पशु चिकित्सक ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमें जो भी वायदे किए थे वो अब धीरे धीरे उसे पूरा कर रहे हैं। हमारी सरकार 1 लाख नौकरियां दे रही है। हमारे वादे को पूरा करने की कोशिश करेंगे। वादे के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाकर लक्ष्य को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। शुक्रवार को गुवाहाटी के खानापारा पशु चिकित्सक ग्राउंड में आयोजित नियुक्ति पत्र सौंपने के कार्यक्रम को संबोधित वो कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी सरकार से 27,000 सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दे चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से 1 लाख नौकरी देने के वादे को पूरा कर रही है। असम में कुछ लोग कक्षा 3 से ऊपर की कक्षाओं में गणित और विज्ञान के विषय की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से किए जाने का विरोध कर रहे हैं। इस पर सीएम ने कहा कि इसका एक वर्ग है जो लोग आर्थिक रूप से गरीब पृष्ठभूमि के छात्रों के विकास और विकास के विचार के खिलाफ फिलहाल आंदोलन कर रहे हैं। पिछड़े और आर्थिक रूप से गरीब छात्रों के कंधों पर मातृभाषा के नाम पर बंदूक रखकर अपना विरोध जता रहे हैं। सीमांचल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जन भावना सभा को पूरी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव पर केंद्रित रही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार किसी राजनीतिक विचारधारा के पक्षधर नहीं है। नीतीश का एक लक्ष्य है, किसी तरह सुरक्षित कुर्सी रहनी चाहिए। किसी के लिए वह कभी भी धोखा दे सकते हैं। वे समाजवाद छोड़कर लालू के साथ जा सकते हैं, जातिवादी राजनीति कर सकते हैं, वामपंथियों के साथ बैठ सकते हैं, भाजपा के साथ आ भी सकते हैं। उनकी एक नीति है, कुर्सी मेरी सुरक्षित रहनी चाहिए। नीतीश अब वह कुर्सी के लिए कांग्रेस की गोद में बैठकर लालू को भी धोखा देंगे। शाह ने कहा कि मुझे अफसोस है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार लालू यादव तथा कांग्रेस की गोद में बैठे दिखाई दे रहे हैं। भाजपा को धोखा देकर नीतीश कुमार ने बिहार का विकास रोका है। पीएम बनने के लिए भाजपा की पीठ में छुरा भी भोंका। नीतीश कुमार ने सबके साथ यही किया है। जनता दल में देवीलाल के साथ, फिर लालू के साथ कपट किया और समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी धोखा दिया था। पहले शरद यादव, फिर भाजपा को धोखा देकर लालू के साथ चले गए थे। जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान को धोखा दिया था और लालू को धोखा देकर फिर भाजपा के साथ आए और अब एक बार फिर भाजपा को धोखा देकर लालू प्रसाद यादव की गोद में जाके बैठे हैं। ये धोखा किसी पार्टी के साथ नहीं है, बिहार की जनता और जनादेश से धोखा है। गृहमंत्री ने कहा कि हमने बड़प्पन दिखाया। चुनाव पूर्व किया गया वादा निभाकर नीतीश कुमार आधी सीट आने पर भी मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आया, प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के पास जाकर बैठ गए हैं। 2014 में नीतीश कुमार को 2 सीट आई थी। कहीं के रहे नहीं थे, न घर के न घाट के। नीतीश लालू की जोड़ी का पर्दाफाश हो चुका है। जनता इन्हें जान चुकी है। इस जोड़ी का बिहार की जनता सुपड़ा साफ कर देगी। जिलों में जब आया हूं तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द आ रहा है।
वो कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने आएंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ करके जाएंगे। भाई झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूर नहीं है लालू जी, आप पर्याप्त हो झगड़ा लगाने के लिए, आपने पूरा जीवन एक काम किया है। मगर मैं आज सीमावर्ती जिलों के 4 जिलों के मेरे भाइयों बहनों को ये जरूर कहने आया हूं कि जब लालू जी सरकार में जुड़ गए हैं और नीतीश जी लालू की गोदी में बैठे हैं, तब यहां जो डर का माहौल खड़ा हुआ है, मैं आपको कहने आया हूं, ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की अनुमति मांगने वाली शिवसेना के गुटों की याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई की। इस मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के विधायक सदा सर्वकर के हस्तक्षेप के आवेदन को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने पाया कि नगर परिषद के याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर निर्णय लेने में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है। शिवसेना के 2-6 अक्टूबर के तैयारियों के लिए मैदान दिया जाएगा। हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले बीएमसी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 2004 के एक आदेश का हवाला दिया। उसमें कहा गया था कि कोर्ट को कानून व्यवस्था के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यह प्रशासन के नियंत्रण में ही रहनी चाहिए। शुक्रवार को मामला की सुनवाई हुई और इस दौरान शिवसेना की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में एडवोकेट एसपी चिनॉय की पैरवी थी। उन्होंने कहा कि शिवसेना 1960 के आसपास से शिवाजी पार्क में दशहरा रैली का आयोजन कर रही है। सिर्फ कोरोना काल में ऐसा नहीं हुआ था। अब जब कोरोना के तहत कोई पाबंदियां नहीं है, सारे त्यौहार मनाए जा रहे हैं, तो इस साल दशहरा रैली में भी पारंपरिक स्तर पर होनी चाहिए। बहस के दौरान शिंदे गुट के वकील मिलिंद सालवे ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि शिवाजी पार्क एक खेलने का मैदान है। 2016 के शासन निर्णय में कहा गया कि दशहरा मेले के लिए शिवाजी पार्क में इजाजत है, लेकिन उसी जीआर में यह भी कहा गया है कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है तो वहां कोई भी आयोजन नहीं किया जा सकता। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से में चुनाव लड़ने के लिए तैयारी दिखाई है। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इसके बाद पूछे सवाल पर हुड्डा ने कहा कि अभी नामांकन 24 सितंबर से शुरू हो जा रहे। हुड्डा ने कहा कि मुलाकात के दौरान प्रधान पद को लेकर सोनिया गांधी ने कहा था कि वह न्यूट्रल है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अभी देखेंगे कि कौन कौन नामांकन भरता है। उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से सीधे तौर पर इनकार नहीं किया, जिसके बाद हरियाणा की राजनीति में चर्चा का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए अब दावेदारी की संख्या बढ़ने लगी है। पहले ऐसा लगता था कि राहुल गांधी के पास सहमति बन जाएगी, लेकिन शशि थरूर और बाद में अशोक गहलोत के चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच अब कई और नेता भी सामने आ रहे हैं। इनमें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और पंजाब से सांसद मनीष तिवारी के नाम की भी शामिल है। सबसे मजबूत दावेदारी अशोक गहलोत की मानी जा रही है। आईएनसी अध्यक्ष पद का चुनाव अगले महीने 17 अक्टूबर को होगा और 19 अक्टूबर को मतदान होगा। चुनाव के लिए 22 सितंबर को अधिसूचना जारी हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू होगी। इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर तक तय की गई है। मुलाकात हुई है, हमारी अध्यक्ष हैं, सारी चर्चा हुई और अच्छी चर्चा रही। सभी ने यही कहा पार्टी को मजबूत करो। मुलाकात थी कॉमर्स पार्टी के बारे में और उन्होंने कहा भी सब मिलकर पार्टी मजबूत करो, सब पार्टी हो। हाँ बोलो जी, यही बात हुई और उन्होंने प्रधान के इलेक्शन में कहा कि हम न्यूट्रल हैं, जिसका जो मर्जी लड़े। मैं तो बताया ना, जब कहा सोनिया जी ने कहा जो मर्जी लड़े, तो ये हम ये न्यूट्रल रहेंगी।
यही कहा है। सर सचिन पायलट को लेके क्या है? नहीं, अभी तो पर्चा बनना ही 24 से शुरू होगा। चारे से नहीं होता भाई, जो देखते हैं कौन कौन भरेगा पर्चा। ठीक है। विधानसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन भी सदन में हंगामे से शुरुआत हुई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस वृद्धि का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार को देखना चाहिए कि छात्रों को एजुकेशन के लिए ज्यादा फीस न चुकानी पड़े। सपा सरकार ने लैपटॉप देकर छात्रों की मदद की थी। बीजेपी सरकार उन्हीं से फीस ज्यादा लेना चाहती है। महंगाई, महिला उत्पीड़न, किसानों की समस्या को लेकर किए गए सवालों का सरकार की तरफ से जवाब न मिलने का आरोप लगाते हुए अखिलेश ने सदन से वॉकआउट किया। विधानसभा से बाहर निकलकर अखिलेश ने सपा विधायकों के साथ पैदल मार्च भी किया। वह विधानसभा से सपा कार्यालय तक पैदल गए। विधानसभा मानसून सत्र के 5वें दिन 2 अहम विधेयक पास हो गए। इनमें महिलाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों पर आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं देने के लिए संशोधित विधेयक शामिल था। साथ ही में उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली संशोधक विषयक 2022 भी पास हो चुका है। लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली संशोधक विधेयक 2022 विधानसभा में पारित कर दिया गया है। इसमें दंगा और सार्वजनिक हिंसा करने के मामलों में वसूली के लिए गठित अधिकरण के मामलों का खुद संज्ञान लेने का अधिकार भी दिया गया है। यह विधेयक 2020 में भी पारित हुआ था, लेकिन विधायकों में यह प्रावधान रखा था कि दावा याचिका 3 वर्ष के भीतर दाखिल की जाएगी। नुकसान की भरपाई के लिए अधिकरण ठोस कदम उठा सकेगा। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। बोल धरती जयकारा, गगन है सारा गूंजा रे। जग में लहराया न्यारा ध्वज है हमारा ऊंचा रे। हम वो योद्धा वो निडर, हम जो भी दिशा में जाए, सारे पथ चरण छुए और पर्वत शीस नवाए। रास्ते से हट जाए नदियां हो के हवाए। हम है जियाले जीतने को, हम रण में उतरते हैं। हम सूरज है अंत, हम ही रातों का करते हैं। जो रक्त है तन में बहता, वो हमसे है ये कहता। सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। बोल उठा ये जग सारा, जय हो युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। राजस्थान वन कर्मचारी संघ अजमेर द्वारा वन विभाग में अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में अजमेर विभाग के चारों जिलों के वन कर्मचारी विभाग में पहुंचे थे और धरना प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द मांगे पूरी करने की मांग की। राजस्थान वन कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष भंवरलाल बारेठ ने अजमेर संभाग के चारों जिलों से वन कर्मचारी 1 दिवसीय हड़ताल पर जाकर अजमेर के वन विभाग पहुंचे थे। पदाधिकारियों के साथ विभाग के बाहर धरना दिया गया। सभी कर्मचारियों ने धरना देकर अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। संभागीय अध्यक्ष ने बताया कि प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन को 15 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम दिया है। मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में वन विभाग के कर्मचारी उग्र आंदोलन पर उतरेंगे।
आज हमारी लंबित मांग चली आ रही है। वन विभाग के जो कर्मचारी हैं, ये जो वन श्रमिक के हैं, इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। राजस्थान के अंदर एकमात्र वन विभाग ही ऐसा विभाग है जिसमें किसी प्रकार की साधन सुविधा, किसी प्रकार के वेतन भत्ते, किसी प्रकार के मेस भत्ते जो नहीं है, जबकि अन्य विभागों पे हर तरह के मतलब उनको फायदा दिया जा रहा है। और एक जो करोड़ों रुपए अमूल्य जो जड़ी बूटियां और अनेक प्रकार के वन्य जीवों की जो रक्षा करता है, कई हमारे वन विभाग के जो कर्मचारी उसमें शहीद हो गए। हमें बहुत दुख है इस बात का। हमारा एक नीम कीट कहे जाने वाला छोटा एक वन श्रमिक जो मतलब नर्सरियों में असंख्य प्रकार के पौधे तैयार करता है, और पूर्व से कई लोग हमारे जो वन विभाग में पढ़े लिखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनको उनके पद पे पूर्व की भांति वन रक्षक के पद पर समायोजन की जाए, ग्रेड पे बढ़ाई जाए, और हमारे जो वन रक्षक साथी हैं उनकी ग्रेड पे पुलिस के समान की जाए, उनके वेतन भत्ते बढ़ाए जाएं। हमारे ड्राइवर साथी हैं, उन ड्राइवर साथियों का वन विभाग के अंदर सेवा नियम लागू करके उनकी पदोन्नति की जाए। इस तरह से तीनों यूनियनें हम एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारा ये आर पार की लड़ाई के लिए ये बिगुल बच चुका है। पीले चावल देने के उद्देश्य से हम ये अभियान चला रहे हैं। हमारा जनजागृति अभियान है, आज तीसरा हमारा इसका जो कार्यक्रम है वो दिया जा रहा है। इसके आगे हम बीकानेर और जोधपुर संभाग के बाद में अंतिम हमारा ये कार्यक्रम हड़ताल भी की है। हड़ताल आज एक दिन का हमारा धरना है जो एक संघर्ष समिति के आयोजन पर किया जा रहा है। जन जागृति अभियान उसको दिया जा रहा है, और हम आज यहाँ जो संभाई जो PCCF बैठते हैं उनको ज्ञापन दिया जाएगा। जिला कलेक्टर संभाई के अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से, जिससे हमारी मांगों को सुना जाए। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन हम एकता को कायम रखते हुए हमारे साथी वनकर्मी साथियों की मांगों को पुरजोर लागू कराएंगे। जय संगठन, जय भारत। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 साल पुराने मामले में भी मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे 5 साल कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह निर्णय लिया। राज्य सरकार की अपील पारित किया, और सरकारी वकील राव नरेंद्र सिंह के अनुसार राज्य सरकार के मुख्तार को गैंगस्टर के इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। मामले की जांच हो रही थी और 1990 में थाना हरजगंज में दर्ज की गई थी, और इसके पहले लखनऊ पीठ ने मुख्तार को 2003 में जिला जेल लखनऊ के जेलर को धमकाने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था, जिसमें उसे 7 साल की सजा और 40,000 रुपये की जुर्माने की सजा से दंडित किया था। 2003 में मुख्तार लखनऊ की जिला जेल में निरुद्ध था, और उसने मिलने तमाम लोग आया करते थे। 23 अप्रैल 2003 को मुख्तार के कुछ लोग सुबह उससे मिलने के लिए गए थे, और तब से लेकर SK अवस्थी जेल के अंदर ही अपने ऑफिस में मौजूद थे। उन्हें पता चला कि मुख्तार से कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं, और उन्होंने सभी की तलाशी का आदेश दिया। इस पर मुख्तार नाराज हो चुका था और धमकाते हुए जेलर को कहा कि आज तुम जेल से बाहर निकलो, मैं तुम्हें मरवा दूंगा। उसने जेलर को गाली भी दी थी, और मिलने आए लोगों में से एक की रिवॉल्वर जेलर पर तान दी थी। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को 23 साल पुराने एक मामले में गैंगस्टर का दोषी करार भी दिया गया। उसे 5 साल की जेल व 50,000 रुपये की जुर्माने की सुनवाई दी गई है। बदायूं में SSP कार्यालय में एक महिला सिपाही ने आत्मदाह की कोशिश की। उसकी मुंशी के खिलाफ छेड़छाड़ में FIR दर्ज करवा ली है। बताया जा रहा है कि महिला सिपाही कोतवाली में तैनात थी और 2 दिन पहले उसकी मुंशी से हाथापाई हो चुकी थी। इसी संबंध में एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिस पर मुंशी समेत महिला सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को महिला सिपाही ने वर्दी में स्कूटी लेकर SSP कार्यालय आए और उसने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। वहां मौजूद सिपाहियों ने उसे बचा लिया गया और महिला सिपाही ने मुंशी सिपाही गुलाब सिंह पर छेड़छाड़ समेत गंभीर आरोप लगाए थे। उसने हाथापाई के बाद मुंशी के खिलाफ उस महिला के सिपाही और FIR दर्ज करने की मांग भी की थी। आत्मदाह की कोशिश के बाद मुंशी गुलाब सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोप में अर्जी दाखिल भी कर ली गई है।
10 जून को जुमे की नमाज के बाद अटाला व कई स्थानों पर पुलिस और जनता के बीच झड़प हुई थी। आगजनी व हिंसा के मामले में गिरफ्तार किए गए मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने जमानत दे दी है। अधिवक्ता मंच के रसूल इस्माइल के बहस पर यह फैसला सुनाया गया है। जमानत के आदेश के अनुसार पुलिस समय देने के बावजूद जावेद मोहम्मद का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं प्रस्तुत कर सकी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की तहत अंतर्गत दायर प्राथमिक की जावेद मोहम्मद पर आरोप था कि उसने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर शहर का अमन चैन बिगाड़ने का आरोप किया था। उसने तर्क था कि फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से जावेद मोहम्मद ने शहर के नागरिकों को, मुस्लिम समाज को शांति से रहने को और कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील की बात की थी। बताते चलते हुए कि 10 जून की घटना के बाद खुलाबाद के करेली थाने में कुल 5 मुकदमे दर्ज किए गए थे। उनकी दलील थी कि घटना के दिन के बाद जावेद ने पूरे दिन तक घर पे था और उनके एक दिन पहले पुलिस व अधिकारियों के साथ भी था। उसने खिलाफ कोई आपराधिक केस नहीं है। बंदी बनाए जाने की अवधि में ही जुलाई में जिलाधिकारी प्रयागराज ने उस पर रासुका लगा दिया था। जावेद पंप इस समय देवरिया जेल में बंद है। एनआईए और एटीएस की टीम ने वाराणसी के आदमपुर में जैनपुरा में छापा मारकर पीएफआई के संदिग्ध 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था। उसने गुप्त स्थान पर पूछताछ की जा रही है। तीनों के मोबाइल और ईमेल अकाउंट को भी खोला गया है। इनके कनेक्शन पीएफआई के बड़े नेताओं से है और हालांकि इनके बारे में कोई भी सुरक्षा एजेंसी मुंह नहीं खोल रही। बिलपुर के बजरदीहा, मदनपुर, वरुणा जोन के सरैया, आदमपुरा और जेतपुरा शिवपुर में दिन भर में हलचल मची रही थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा आतंकी फंडिंग को लेकर देश भर में टीम छापेमारी कर रही है। दिल्ली में हेड परवेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस के अनुसार बनारस में जुड़े 3 सक्रिय कार्यकर्ताओं को जैनपुर था और अंतर्गत कच्ची बाग और आदमपुर का अंतर्गत पीलीकोट में पठानी टोला से सुबह 5 बजे हिरासत में लिया गया था। टीम उन्हें कहाँ से लेकर कहाँ जाकर पूछताछ कर रही है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हिरासत में लिए गए तीनों के परिजन जैतापुरा और आदमपुरा थाने से जुटे रहे हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें लखनऊ से हुई कार्यवाही का हवाला दे रहे हैं। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो।
मध्य प्रदेश एटीएस ने इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तार किए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 पदाधिकारियों को एनआईए कोर्ट में भोपाल में पेश किया गया। चारों आरोपियों को कोर्ट ने 30 सितंबर तक एटीएस को सौंप दिया है। एटीएस ने रिमांड के लिए दलील दी थी कि आरोपियों से पूछताछ करनी है, सबूत जुटाने हैं। इसके पास से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, देश विरोधी दस्तावेज और डिजिटल दस्तावेज बरामद हुए हैं। आरोपियों का मकसद समुदाय विशेष के युवाओं को भड़काकर देश में कट्टरता पैदा करना था। भारत में इस्लामिक शरिया कानून कायम करने के एजेंडे से ये अभियान में जुटे हुए थे। न्यायाधीश रघुवीर प्रदास पटेल ने चारों आरोपियों को 30 सितंबर तक एटीएस को रिमांड पर सौंप दिया है। बता दें कि इंदौर से पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल करीम बेकरीवाला, अब्दुल जावेद और मुमताज कुरैशी उज्जैन के जमील शेख का कोर्ट में पेश किया गया है। इसके पास संदिग्ध और भड़काऊ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। मुजफ्फरनगर के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में विधान परिषद सदस्य एवं पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया अदालत में पेश किए गए। सिविल जज सीनियर एफटीसी विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के पीठाधीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने जमानत स्वीकृत की। मुजफ्फरनगर के दंगों के दौरान आचार संहिता लगाई गई थी। भाजपा नेता अशोक कटारिया समेत भाजपा के 21 नेता शामिल थे। सिखेड़ा थाना में पुलिस ने रोकने का प्रयास भी किया था, लेकिन भाजपा नेता बैरियर तोड़कर आगे बढ़ चुके थे। इस प्रकरण में तत्कालीन सिखेड़ा एसओ चरण सिंह यादव ने परिवाद दायर किया था। शुक्रवार को एमएलसी अशोक कटारिया भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष के रूप में 7 अदालत में पेश के लिए गई थी और अदालत ने कटारिया की जमानत मंजूर कर ली गई थी। पूर्व विधायक उमेश मलिक, साध्वी रुतम्बरा, पूर्व विधायक अशोक कंसल समेत अन्य भाजपा नेता पहले से ही जमानत करा चुके हैं। पंद्रह राज्यों में पीएफआई के 90 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी के बाद पीएफआई ने केरल बंद बुलाया था। एनआईए रेड का विरोध कर रहे संगठन ने कार्यकर्ता हिंसक हो उठे थे और राजधानी और पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने दर्जनों सरकारी बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। एनआईए की इस कार्रवाई के बाद आरएसएस ऑफिस पर पेट्रोल बम फेंके गए। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मौके पर पुलिस मौजूद है। पुलिस के मुताबिक कोल्लम में मोटरसाइकिल सवार पीएफआई कार्यकर्ताओं ने 2 पुलिसकर्मियों पर हमला बोला। हिंसा करने वाले 5 पीएफआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, ओडिशा और राजस्थान में एनआईए ने ईडी के साथ मिलकर छापेमारी की थी। रेड में करीब 300 से ज्यादा एनआईए अधिकारी शामिल हैं। इस दौरान जांच एजेंसी के पीएफआई के 106 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी किया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इंदौर के जिन पीएफआई के पदाधिकारियों को पकड़ा है, उन पर पुलिस ने खुफिया विभाग की नजर लंबे समय से थी। जेल जा चुके लोगों की हर संभव मदद का आश्वासन ईद पर पीएफआई ने दिया था। 3 मई को ईद के मौके पर सदर बाजार ईदगाह से बाहर पीएफआई के सदस्यों ने फंडिंग के लिए बैनर पोस्टर भी लगाए थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिक्स के विदेश और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता 2023 में आने वाले ब्रिक्स प्रेसिडेंसी रूप में दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री डॉक्टर नलेदी पंडोर की थी और ब्राजील के विदेश मामलों में मंत्री कार्लोस अल्बर्टो, रूस के विदेश मामलों के मंत्री सर्गेई लावेरा और चीन के विदेश मंत्री वाई यिंग ने अपने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। मंत्रियों के राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक, वित्तीय और सतत विकास के क्षेत्रों के साथ साथ इंट्रा ब्रिक्स गतिविधियों पर संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे पर प्रमुख बैठक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। उन्होंने बहुपक्षीय प्रणाली
और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और इसके प्रमुख अंगों का मजबूत करने के लिए सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए दोहरे मानकों की खारिज भी कर ली। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय को शीघ्र अंतिम रूप से देने की और अंगीकार करने का आह्वान दिया है। हरियाणा में धान की सरकारी खरीद न होने के गुस्साए किसानों ने कुरुक्षेत्र के शाहबाद में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे जीटी रोड को जाम कर दिया। पिछले 1 घंटे से वाहन जाम में फंसे हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड्ढू की सरकार और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। इसमें दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई थी। किसान धान की खरीद तुरंत शुरू करने पर अड़े हैं। वहीं सरकार ने इससे हाथ खड़े कर लिए हैं कि प्रदेश में हड़ताल चल रहे हैं और हरियाणा की मंडियों में धान की आवक जोर पकड़ चुकी है, किंतु अभी तक सरकारी खरीदार शुरू हुई नहीं। किसानों को इसमें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। 2 दिन पहले शाहबाद किसान रेस्ट हाउस में राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड्ढू की अध्यक्षता में मीटिंग कर यह निर्णय लिया गया था कि सरकार अगर गुरुवार तक धान की खरीदी शुरू नहीं करती तो शुक्रवार से ही शाहबाद के पास राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया जाएगा। कल 11 बजे हजारों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के लेकर शाहबाद में शहीद उद्यम सिंह चौक पर पहुंचे। हजारों की संख्या में किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात था। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। My life, my Lyra. बोल धरती जयकारा, गगन है सारा गूंजा रे। जग में लहराया न्यारा ध्वज है हमारा ऊंचा रे। हम वो योद्धा वो निडर, हम जो भी दिशा में जाए, सारे पथ चरण छुए और पर्वत शीस नवाए। रास्ते से हट जाए नदियां होके हवाए। हम है जियाले जीतने को, हम रण में उतरते हैं। हम सूरज है अंत, हम ही रातों का करते हैं। जो रक्त है तन में बहता, वो हमसे है ये कहता। सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा है। ढोल उठाए जग सारा, जय हो युग की जंजीरों को हमने ही काटा है। गुजरात में आप विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। इस बीच आपके उम्मीदवार जगमलवाला ने शराब को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि शराब पीना बुरी बात नहीं है। अगर आपके पास पावर है तो आप जितनी भी शराब पीना चाहते हैं पी सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। डॉक्टर, IAS, IPS भी तो शराब पीते हैं। शराब पर केवल गुजरात में ही रोक है। जगमल ने यह बयान पिछले हफ्ते दिया था और जनसभा में संबोधित करते दौरान ये दिया था। इस बयान पर आपके
सफाई देते हुए कहा कि वह उनके इस बयान का समर्थन नहीं करते। वीडियो को एडिट किया गया है और भाजपा इसे सर्कुलेट कर रही है। वहीं भाजपा के आप पर निशाना साधते हुए कहा कि यह वह पार्टी है जिसने दिल्ली में शराब नीति बदली। साथ ही में गुजरात को बदनाम करने के लिए, शराब की खपत को बढ़ावा देने के लिए ये बात की गई है और माफ़ी मांगनी चाहिए, ये बात भी सामने आई है। जगमल ने कहा था कि दुनिया में सभी देश है और शराब पीने की आज़ादी है, भारत में भी आज़ादी है और 140 करोड़ आबादी में भारत में हर जगह शराब का सेवन किया जाता है। गुजरात में शराब प्रतिबंधित है और जिसकी आबादी 7 करोड़ के आसपास है। शराब खराब नहीं है, हमें शराब पीनी चाहिए। आप नेता योगेश जादवानी ने कहा कि भाजपा को शराब पर बात नहीं करनी चाहिए। गुजरात में हजारों करोड़ की शराब मिलती है। जहरीली शराब पी के कम से कम 100 लोगों की मौत हो चुकी थी। भाजपा ने गुजरात के युवाओं को नशे की शरण में जाने पर मजबूत कर लिया है। गुजरात में गुंडा राज है। भाजपा गुजरात में आपकी सफलता को पचा नहीं रहे। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित टारगेट किलिंग के खिलाफ कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच प्रशासन सख्त हो चुका है। प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि इसमें कहा गया था कि सितंबर में गैरहाजिर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। धरने पर बैठे कश्मीरी पंडितों का कहना है कि सैलरी काटकर हमें लोगों का शोषण न किया जाए। लगातार हो रही टारगेट किलिंग के बाद 4000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित 134 दिन से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार सुरक्षा की गारंटी दे और घाटी से बाहर पोस्टिंग करे। हालांकि इन कर्मचारियों की सरकार के साथ अब तक कुछ बातचीत में आम सहमति बन नहीं पाई है। वेतन रोके जाने के आदेश पर संघ ने कहा कि कर्मचारी ट्रांसफर की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन समस्या हल करने के बजाय कार्यवाही की जा रही है। इससे पहले समस्या हल करने के लिए प्रशासन ने एलजी के सचिवालय में विशेष सेल का गठन किया था। विरोध कर रहे इस कर्मचारियों ने राहत आयुक्त जम्मू के कार्यालय में ट्रांसफर और अटैचमेंट के लिए सहमति फॉर्म भरने के लिए अभियान चलाया था। अब तक 1500 कर्मचारियों ने अपनी सहमति फॉर्म जमा कर दी है। जम्मू में धरने पर बैठे एक कर्मचारी ने कहा कि हमारी एक ही मांग है कि हमें घाटी से बाहर सुरक्षा पोस्टिंग दी जाए। हमें सुरक्षा कारणों से काम पर नहीं जा सकते। सरकार हर विभाग को यह आदेश जारी करे कि पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले एक भी कर्मचारियों की सैलरी न रोकी जाए। इस मुद्दे पर समाधान के लिए प्रशासन को एक कमेटी गठित करनी चाहिए ताकि बातचीत बहाल हो सके। रूसी राष्ट्रपति अपने ही देश में गिर चुके हैं। पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों में 3 लाख रिजर्व सैनिक तैनात करने की घोषणा की थी। इस आदेश के बाद रिजर्व पुलिस और रिजर्व फौजी देश छोड़कर भाग रहे हैं। शीर्ष कमांडर भी रिजर्व फौजियों की तैनाती पर बटे हुए हैं। रूस के कई शहरों में एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन पर देश छोड़ने वाले रिजर्व फौजियों की भीड़ जमा हो रही है। टिकटों के रेट कई गुना बढ़ चुके हैं। रिजर्व फौजियों को मिलिट्री बेस पर लाने के लिए बसों को उनके घरों पर भेजा जा रहा है। कई रिजर्व फौजी घर के फ्रिज में भी जाकर छिप चुके हैं। उन्हें जबरदस्ती निकाला जा रहा है। रूस में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग सहित 10 शहरों में प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने कई शहरों में प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई है और हवाई फायरिंग भी की। लगभग 3000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो चुका है, जिसमें वह गंदे टॉयलेट को साफ करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सांसद ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिस पर लोग तह तह के कमेंट कर रहे हैं। वही टॉयलेट साफ करने के बाद वीडियो सामने आने के बाद भाजपा की किरकिरी हो रही है। दरअसल सांसद जनार्दन मिश्रा पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर विधानसभा क्षेत्र के हनुमान स्थित युवा मंडल द्वारा बालिका विद्यालय खटरी में वृक्षारोपण कार्यक्रम में गए थे, जिसमें शामिल होने के बाद सांसद वहीं पर पहुंचे थे और इस दौरान स्कूल का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने स्कूल का टॉयलेट गंदा देखा और वह
उसकी सफाई करने के लिए लग चुके थे। सांसद का वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा इसके पहले भी कई बार शौचालय की सफाई कर स्वच्छता का संदेश दे चुके हैं। 2014 में बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा को स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत चारों ओर स्वच्छता बनाने के लिए बीजेपी सांसद अक्सर प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को डिंडोरी जिले में थे और जहां अफसर को सख्त नजर आए उज्ज्वला योजना का लक्ष्य पूरा नहीं करने पर उन्होंने जिला खाद्य अधिकारी टीआर अहिवार को मंच से ही निलंबित कर दिया। सीएम हिनोना ग्राम पंचायत के जोगी टिकरिया गांव में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। शिवराज ने सभा के दौरान ही स्थानीय कलेक्टर से योजनाओं की जानकारी दी थी और कार्यक्रम में मौजूद लोगों से इनका फीडबैक भी लिया। सीएम ने 31 अक्टूबर तक जिले के सभी लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए थे। आयोजित कार्यक्रम के मंच से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला खाद्य अधिकारी टीआर अहिरवार से पूछताछ की और जनवरी से लेकर सितंबर तक उज्ज्वला योजना का टारगेट पूरा नहीं किया। क्या समस्या थी? सितंबर तक 70,000 उज्ज्वला योजना के कार्ड नहीं बन पाए। ये लापरवाही ठीक नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जाओ आप सस्पेंड है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर रत्नाकर झा की क्लास ली और पूछा कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत कितने शिविर लगाए, कितने अधिकारियों की टीम है। जवाब में कलेक्टर रत्नाकर झा ने बताया कि जिले में अभी तक 125 शिविर लगाए हैं और प्रतिदिन 25 शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर टीम लगाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ही कलेक्टर रत्नाकर झा से कहा कि 30 अक्टूबर तक शिविर का आयोजन किया जाना है। इस दौरान शिविर लगाए जाए और सभी पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जाए। योजना के कार्ड क्यों नहीं बने? इनको दो माइक, इधर आओ। योजना के कार्ड क्यों नहीं बने? सब बन गए हैं सर। हफ्ता में हर हफ्ता कैंप लगाए हमारे गैस एजेंसी वाले, हर दिन कैंप लगा रहे। हमने टारगेट बता, गैस एजेंसी वाले को बनाना था कि आपको बनाना? गैस एजेंसी वालों को बनाना है। क्लियर करो। गैस एजेंसी वाले ही केवाईसी करते हैं अपनी कंपनी से। अपना क्या काम है? गैस एजेंसी वाले नहीं बनाए तो आप कार्ड के लिए? हम वो कैंप लगवा रहे थे हर मतलब एजेंसी के, और हमने कलेक्टर साहब की तरफ से 50-50 पंचायतों के कैंप के टारगेट दिए हैं, वो तो कर रहे हैं। भाई 70,000 कब स्वीकृत हुए थे बताओ? टारगेट कब आया? ये मुझे ध्यान है सर, ये जनवरी लास्ट में सीएस सर ने बैठक की थी सर। जनवरी लास्ट से अब हो गया सितंबर। ये तो पहले के अभी 70,000 का पूछा। 70 में से 30 क्यों बने? सब क्यों नहीं बने? अरे चल कब तक चलेगा भाई? सर करा आपको सस्पेंड कर रहे हैं। चलो इतने दिन में बनाए नहीं, ये कोई तरीका होता है? करो नाम नोटिस का। आयुष्मान कार्ड ही नहीं बनते, उज्ज्वला गैस योजना का वही नहीं बनता तो क्या मतलब है? सर इनका काम जो है अत्यंत लापरवाही को मैं नहीं कहना चाह रहा। सस्पेंड जाओ, बिल्कुल काम नहीं करते। ये कोई तरीका है? केरल उच्च न्यायालय ने केरल में एक दिवसीय राज्यव्यापी बंद का आह्वान करने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया है। केरल एससी के आदेश के अनुसार कोई भी राज्य में बिना अनुमति के बंद का आह्वान नहीं कर सकते। केरल उच्च न्यायालय का कहना है कि पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार और हड़ताल के आह्वान का समर्थन नहीं करने वाले नागरिकों की सार्वजनिक निजी संपत्तियों को किसी भी तहत की क्षति विनाश को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाए। बता दें कि देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों पर एनआईए और ईडी ने छापेमारी की थी। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने टेरर फंडिंग मामले में पीएफआई के लोगों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी की कार्यवाही के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को केरल बंद का आह्वान किया था। पीएफआई द्वारा बंद के आह्वान में केरल के विभिन्न हिस्सों में हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। बंद का समर्थन कर रहे
पीएफआई के लोगों ने एक ऑटो रिक्शा और एक कार को कथित रूप से क्षतिग्रस्त किया था। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। मानसून अब जाने वाला है, लेकिन विदाई से पहले कहर बरपा रहा है। देश भर में बाढ़ जैसे हालात हैं। दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान समेत कई देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली गुरुग्राम में बारिश के बाद जगह जगह पानी भर चुका है। कई जगहों पर सड़कें भी धंस चुकी है। इससे जाम लगा हुआ है। और यूपी के इटावा में भारी बारिश से एक मकान की दीवार गिर गई थी। हादसे में 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और दिन भर बारिश होती रही थी। शुक्रवार को भी बारिश का दौरा जारी था। गुरुग्राम में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। इससे जगह जगह ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके चलते अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुग्राम प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए कर्मचारियों को घर से ही काम करने को कहा गया है। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश में लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी। इसके चलते दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, यूपी सहित आसपास के कई इलाकों में जल जमाव हो चुका था और पेड़ गिरने की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम हुआ था। गुरुग्राम में शाम को हाईवे पर 5 किलोमीटर तक गाड़ियां की कतारें देखी गई थी। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस हाईवे पर दिल्ली से जयपुर जाने वाले रास्ते पर यह ट्रैफिक जाम लगा था। आगरा में भारी बारिश जारी है और इसके चलते सड़कें धंस चुकी है। वहीं मथुरा में जल भराव होने से सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रद्द कर दिया गया है। इटावा में भारी बारिश होने से एक मकान की दीवार गिर चुकी है। हादसे में एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत सामने आई है। इनमें 3 भाई और एक बहन शामिल थे। केदारनाथ मंदिर से करीब 5 किलोमीटर पीछे बने चौबाबाड़ी में ग्लेशियर में एक लॉन्च किया गया और उसका वीडियो सामने आया है। हालांकि रुद्रप्रयाग के डिजास्टर मैनेजमेंट अधिकारी ने बताया कि काफी छोटा एवलांच था और इससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। यह वीडियो में तीर्थ यात्रियों ने ही रिकॉर्ड कर लिया था, जो अब वायरल हो चुका है। इसे देखकर लोगों को 10 साल पहले केदारनाथ में आई तबाही का मंजर याद आ रहा था। 2013 में केदारनाथ में बादल फटने से कारण अचानक बाढ़ आई थी और इसके बाद उत्तराखंड में 4000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी।
केदारनाथ धाम में 3 लाख श्रद्धालुओं उस समय फंस चुके थे। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवानों ने रेस्क्यू कर उस टाइम बचा लिया था। हालांकि उसके बाद 4000 से ज्यादा लोग लापता भी हुए थे। इस साल करीब 10 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा कर चुके हैं, लेकिन इस संख्या के कुछ साइड इफेक्ट भी आए हुए हैं, जैसे कचरा, विशेष रूप से प्लास्टिक बैग और रेपर, जो पर्यावरण के लिए खतरा है। इससे वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि प्रदूषण और नेचुरल डिजास्टर का खतरा भी सामने आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बद्रीनाथ और केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया था। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में केदारनाथ और बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इसके लिए केदारनाथ के आसपास के स्थानों को भी टूरिस्ट के लिए डेवलप करना होगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्सर सभी पक्षों के राजनीतिक नेतृत्व से मिलना चाहिए, जिससे विपक्षी दलों को उनके तरीकों के बारे में कुछ गलतफहमी दूर हो सके। नायडू ने प्रधानमंत्री के भाषणों पर एक पुस्तक के विमोचन के मौके पर स्वास्थ्य, विदेश नीति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए उनकी सराहना की और कहा कि दुनिया अब भारत के उदय को पहचान रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब एक ताकत बन चुका है, उसकी आवाज अब दुनिया भर में सुनाई दे रही है। इतने कम समय से यह कोई सामान्य बात नहीं है। सबका विकास, सबका विश्वास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स मई 2019 से मई 2020 का नामक का पुस्तक का विमोचन करने के बाद नायडू ने कहा कि उनके कार्यों के कारण है और जो मार्गदर्शन वह लोगों को दे रहे, भारत प्रगति कर रहा है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा भी समारोह में शामिल थे। India is widely acknowledged as a progenitor of some profound philosophies that sought to enrich the understanding of the cosmic universe and the man. The relationship between the Brahman and the soul and the spiritual salvation through the unity of the Brahman and the soul and ultimate destiny. Friends, India is an ancient civilization, more ancient than many of the civilizations. But the speciality of this civilization is, though there are ancient civilizations like Greek, Athens, Roman, Egypt and others, but ours is a civilization which is thriving even today, dynamic, appealing even today. See what has happened to other civilizations. Because this civilization of thousands of years of living of our forefathers, the experiences, the common good which they have done, which they have seen, which they have thought, is reflected in our civilization. 20 साल के बाद कानपुर का स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर उच्च स्तरीय समन्वय की बैठक में चर्चा की गई। देर शाम तक कमिश्नर कैंप ऑफिस में चली इस बैठक में विजन कानपुर की रूपरेखा तैयार की गई। कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आबादी के 100वें वर्ष पर 2047 में डेवलप इंडिया का विजन रखा है। इसके तहत शासन ने विजन का खरे बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी के समक्ष यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सुधांशु राय ने पीपीटी प्रेजेंटेशन किया और विजन डॉक्यूमेंट प्रदर्शित किया। आने वाले 20 साल के बाद शहरवासी कानपुर को किस तरह से देखना चाहते हैं, उसे लेकर डॉक्यूमेंट पर फोकस किया गया, जिसके बाद कमिश्नर की अध्यक्षता में सेंचुरी क्लब जैसी कोर कमेटी के गठन पर सभी सदस्यों ने अपनी राय रखी। साथ ही में हर सेक्टर पर कमेटी भी बनाने का प्रस्ताव रखा।
सेंचुरी क्लब को स्कूल कॉलेज में भी स्थापित किया जाएगा, जिससे युवाओं और स्टूडेंट्स के द्वारा विजन कानपुर के सहभागिता को सेंचुरी क्लब के दौरान 100 दिनों का एक्टिविटी कैलेंडर बनाकर मंथन किया जाएगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। देश दुनिया की खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।